बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आइए सुनते हैं इस गपशप का तीसरा भाग। दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं। डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप, टेरेंस लुइस। लहू मुलक गया, लहू मुलक गया। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया। जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा। खोया था नस नस में, अब ये जग गया। लहू मुलक गया। डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर दौड़ाती रहती है। थोड़ी मस्ती, थोड़ी यारी, थोड़ी मस्ती, थोड़ी यारी, थोड़ा प्यार, साजों की झनकार, नगमों का श्रृंगार, दिल में लिए डांस के लिए प्यार। टेरेंस कहते हैं, ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहनों को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी। ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे, मैथ साइंस इंग्लिश। तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें। इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए। मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा। आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच। Eternal bliss. The roses pout their scarlet mouths like offering a kiss. No drop of rain, no glowing flame has ever been so pure. If being in love can feel like this, then I'm in love for sure. बहुत बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब टेरेंस हम वापस आते हैं उस डायस पर, आपके टीवी का जो डायस, वहां पे आप जब बैठा हुआ देखते हैं, और जब वहां पे आपको बड़ी शुद्ध हिंदी में बात करते हुए देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार भाई क्या बात है, टेरेंस ने शायद हिंदी के लिए कुछ अलग से कोचिंग वोचिंग ली है शायद। तो ये हिंदी पे कुछ खास मेहनत की आपने, और उसकी वजह? आप चाहे उसे मजाक में ले लीजिए या जब बहुत पैसे मिलते हैं बोलने के लिए तो आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आप उस कुर्सी पर बैठ के कुछ भी नहीं बोल सकते। और मुझे पता है कि अगर मुझे यही मौका मिला अंग्रेजी में बोलने का, अगर मैं उसका विश्लेषण करूं, डांस का विश्लेषण करूं, तो मैं बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूं अंग्रेजी में, क्योंकि मैं अंग्रेजी में पला पढ़ा हूं, मेरा एजुकेशन वैसा रहा है। तो जब मैं अपने क्लास में, जब मैं एज अ टीचर, मैं बहुत बारीकी में जाके देखता हूं और मैं बच्चों को बहुत डाइसेक्ट करता हूं, तब मेरी जबान फट 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 करके चलती है।
और मैं बताऊं कि ये सही नहीं, ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, अब ये करना है, ये यहाँ पे सुधार लेके आना है। लेकिन वही चीज अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं अटक जाता हूं कि इसका शब्द क्या है। और मैंने लगा कि यार जो मैं बोलना चाहता हूं मैं बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। और मुझे ये नहीं बोलना है कि मुझे आपका डांस अच्छा लगा, ये कौन कहता है? तुम जज हो भाई, तुम्हें इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तुम्हें इसकी टेक्निकल चीजें बतानी पड़ेगी, और वो टेक्निकल चीजें मैं अंग्रेजी में जानता हूं। तो फिर मैंने अपनी हिंदी को सुधारा। मैंने बोला कि ये देखते हैं कि क्या है इसका शब्द। अगर मैं ये अंग्रेजी में बोलता, इसको मैं अनुवाद करता ओके हिंदी में, तो इसका अर्थ क्या निकलता। तो फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि ऐसा ऐसा हो, ये मैं बोलना चाहता हूँ अंग्रेजी में, तो फिर मैं इसको ट्रांसलेट करता था, अपनी लिखता था, समझता था। क्योंकि मुझे पता है कि एक बच्चा जो हमारा डांस कर रहा है वो इतनी मेहनत कर रहा है और वो अपनी जान लगा रहा है। तुम ऐसे ही बोल नहीं सकते कि मुझे अच्छा लगा, बुरा लगा, ये अच्छा था, वो नहीं। आपको बताना पड़ेगा ऑडियंस को कि क्या क्या बारीकियां थी, ताकि लोग उसको एक अलग नजर से देखें, उस बच्चे को। हाँ, तभी जाके हमारे बच्चों को वो रिस्पेक्ट मिलेगी। जी बिल्कुल सही। हम जज नहीं है, हम मेंटोर है। मैंने कभी अपने आप को जज नहीं समझा। मैंने कहा समझा कि मैं मेंटोर हूं, मेरा काम है आपको ये बताना कि आप क्या अच्छा कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और जो नहीं अच्छा कर रहे हो कैसे इसको सुधार सकते हो। बिल्कुल सही। उसका उपाय भी देना आपका फर्ज बनता है। अदरवाइज क्या अच्छा बुरा है, क्या गलती निकालना है, तो वो नॉर्मल ऑडियंस भी देख सकती है और बोल सकती है यहाँ पे इसने गलती कर दी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो विश्लेषण आपको करना है एक गाने के बारे में या इसके डांस के बारे में या इसकी टेक्निक या उसकी विधि क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे शब्द, अगर मैं कहूं कि आपके डांस में आप बहुत क्विक हो, ये क्विक क्या है अंग्रेजी में गलत है, वर्ड इज एजाइल। अभी एजाइल को क्या बोलूं? तो बोला कि एजाइल का वर्ड क्या है? चपलता। तो बोला कि आप बहुत चपल हो। तो वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है, अब हमारा जो माध्यम है हिंदी माध्यम है, हमारा जो ऑडियंस है, हमारी जो ऑडियंस है वो हमारी सिटी वाली ऑडियंस नहीं होती। मुंबई दिल्ली वाले देखते नहीं हमारे शो। जो हमारी शो देखते हैं वो बी टाउन या सी टाउन सिटीज से होते हैं, छोटे शहरों से। वहां पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेच, अगर मैं ये बोलूंगा तो कभी कभी समझ में नहीं आएगा, तो बात निकल जाती है, तो उसकी जो अहमियत है वो निकल जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? लचीलापन। तो वो शब्द मैंने इस्तेमाल करना लगा। और फिर मैंने बोला कि अच्छा ये टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन हमारे मेंटोरशिप में हमें अगर हमारे बच्चों को ऑडियंस पर लगाव लेके आना, तो टेक्निकल चीजें से नहीं होती हैं। उनके निजी जीवन में जो चल रहा है और कैसे उनकी परिस्थिति से वो जूझ कर निकल कर उभर कर आ रहे हैं, वो वाली चीज अगर मैं अपने ऑडियंस के सामने रखता हूं, तब जाके ये शो बनेगा, लोगों में इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ टेक्निकल चीजों से नहीं। तो मैंने अपनी हिंदी सुधारी ताकि मैं बच्चों के बारे में बोल सकूं अच्छा, ताकि वो लोगों तक पहुंचे, उनका काम लोगों तक पहुंचे। मेरी जिम्मेदारी है इज नॉट टू जज, मेरी जिम्मेदारी है कि जो काम बच्चों ने किया है वो लोगों तक सही मायने में पहुंचाए। और जो नहीं दिखता, क्योंकि डांस ना बड़े बड़े चीजें दिखती हैं, करतब दिखती हैं, लेकिन डांस में कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत सटल होती है, और वो सटल चीजें लोगों को दिखती नहीं है जब तक आप उनको बताओ कि नहीं, आप थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, यहां पे इस बच्चे ने एक हल्का सा एक अपने एक शरीर के अंग से यहां से खेला है, उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरती है। तो जब मैं बोलता हूं तो लोगों को भी लगता है हाँ ये सही बात है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सब कहना और वो बयां करना ताकि लोगों को और इंटरेस्ट आए। अगर आप अच्छा बोलते हो तो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये मेरे बच्चों के फायदे में रहता है एंड मेरे शो के इंटरेस्ट में रहता है। अब टेरेंस, यहाँ पे कुछ इतनी टेक्निकल बातें आपने बताई, इतनी कुछ कठिन गाने, हाँ, जो आपको डांस के माध्यम से लगता है कि ये गाने बड़े कठिन है, यानी कि हाँ, डांस इसका जो है बड़े कठिन रहे हैं, वो कौन कौन से गाने आपके शोज में रहे हैं? लेकिन एक गाना है संजय लीला बंसाली, ये सभी जो गाने होते हैं ना वो कठिन होते हैं, बिकॉज़ एक बेंचमार्क कितना सेट किया ना उनकी एक फिल्म आपने की हुई है, हाँ, रामलीला। तो उनके गाने मुझे बहुत कठिन लगते हैं। जैसे जो ऐश्वर्या जी का हम दिल दे चुके सनम में ओपनिंग सॉन्ग है, अच्छा मनमोहिनी, अच्छा मनमोहिनी, उसके जो अल्फाज चल रहे ना इतने फास्ट है, उनको मैच करना डांस में, लाइव स्टेज में, फिल्मों में क्या है कट कट करके कर सकते हो आप, हर एक शब्द को लेके फिल्म कर सकते हो, लेकिन स्टेज पर कैसे हर एक शब्द को वो इतने फटाफट बोल रहे हैं, और वो लड़की का मतलब एक औरत क्या होती है, एक लड़की क्या होती है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हीरोइन का डिस्क्रिप्शन है, पहला शॉट है। सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू कोरियोग्राफ ऑन स्टेज। मिट्टी पे खींची
लकीरें, रब ने तो ये तस्वीर बनी, आग हवा पानी को मिलाया तो फिर ये तस्वीर सजी। हस्ती तेरी विशाल हो, कुदरत का तू कमाल है। मनमोहिनी तेरी अदा, तुझे जब देख ले तो फिर गदा भर से झर 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 नाच चमक चमक वो बिजली दीवानी है। बेमिसाल तू कोरी कोरी अनछुई, तुझ में है कुदरत सारी खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई, तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई। मिट्टी की है मूरत तेरी, मासूमियत फितरत तेरी, ये सादापन ये भोलापन, तू महकी महकी तू लहकी लहकी तू चली चली हर गली गली तू, हवा के ढंग संग सनन सनन तेरा अंग अंग जैसे जलता रंग, कोई लहर लहर चली ठहर ठहर पानी का मेल, तेरे तन बदन झर 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 अंगार जैसा, तेरा रोम रोम है दहका दहका अग्नि का खेल, तू अगन अगन। कभी मटक मटक कभी ठुमक ठुमक, कली झूम झूम कभी घूम घूम, धरती को झूम मची धूम धूम, चंचल बड़ी तू नटखट बड़ी तू महकी बहार रस की फुहार, तेरे तीखे नैन तेरे केश रैन, ये बल खाना ये इतराना। तो वो गाना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगा, लाइक ब्रेथलेस ऑल्सो भी जो गाना है वो बहुत डिफिकल्ट है। और कभी कभी जो ऐसे गाने होते हैं जिनके म्यूजिक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, वो बहुत वेरिएशंस होते हैं। मसलन जैसे इन्हीं लोगों ने, तो मैं चाह रहा था कि इन्हीं लोगों में मैं कथक ना करूं, मैं सोचा कि ये गाने पे मैं जैज करूंगा, विदेशी स्टाइल, तो बॉब फॉसी वाला स्टाइल। तो मेरे लिए बहुत कठिन था क्योंकि हमारा चैलेंज था कि एक पुराने गाने को लेकर आप नए अंदाज में इसको पेश करोगे, फिरंगी अंदाज में पेश करोगे उसको। तो अभी इन्हीं लोगों ने वो गाना सेट है सब लोगों के दिमाग में किस तरीके से वो किया गया है, उसको अभी जैज बॉब फॉसी हैट टेल कोट वैसा वाला चमकीला वाला कॉस्ट्यूम पहना के वो कराना है। तो जो उसके बीट थे ठक 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 ठक, हर एक बीट होता है तो वो पकड़ना पड़ता है। तबला है उसके अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं पकड़े तो फिर वो आपकी कमज़ोरी है कि आपको समझ नहीं है एज अ कोरियोग्राफर कि वो आपने छोड़ दिया। आप सब कुछ नहीं पकड़ सकते हैं हर बीट को, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया वो एक प्रोमिनेंट बीट को तो ये आपकी कोरियोग्राफिक गलती है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप ऐसे गाने को लेते हो जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही कमाल का हो, एंड देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इन्हीं लोगों ने 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 ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने
मेरा, जिसने असर पे गज देना दुपट्टा मेरा, हो जे हो दुपट्टा मेरा, हो दुपट्टा मेरा। जिसने गुलाबी रंग देना दुपट्टा मेरा, जिसने गुलाबी रंग देना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने। जिसने बजरिया में सीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा, दुपट्टा मेरा। तो ये जो आपने बात की कि संजय लीला बंसाली की फिल्म का ये गाना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट था, हाँ। लेकिन फिर आपने संजय लीला बंसाली जैसे डिफिकल्ट म्यूजिक डायरेक्टर की फिल्म भी की है। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैं रामलीला की बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरा उसमें, मैं सही में कह रहा हूँ कि जब आप, दूसरों का पता नहीं लेकिन मैं खुद का जरूर कहूँगा कि जब आप संजय लीला बंसाली सर के साथ काम कर रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज कि वो एक कमाल के टेक्नीशियन है और वो खुद एक कोरियोग्राफर है। उनको डांस की जो समझ है ना, वो हमसे भी ज्यादा है। सो यू लर्न मोर फ्रॉम हिम। वो बोलेंगे कि आपने ये छोड़ दिया, ये तो है, ही इज दैट गुड। सो दैट इज वन। दूसरी बात ये कि ही इज नॉट जस्ट टेक्निकल, उनका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ और ही लेवल का है। थर्ड लेवल, वो एक ऐसे डायरेक्टर है जो यू कैन प्लीज हिम वेरी इजीली, और उनका बहुत क्लियर विजन है। अगर किसी का विजन क्लियर है तो उनका है। मोस्टली जब गाने शूट होते हैं तो डायरेक्टर रिलैक्स करता है, ले लो कोरियोग्राफर, काम करो तुम लोग, और हम 5-6 दिन के लिए लगातार काम करते हैं। डायरेक्टर को भी बोलते हैं कि आपको ये अच्छा लगा सेट, ये शॉट अच्छा लगा। वो तो कभी कभी कोरियोग्राफी भी दिखते नहीं है, उनको पता है, वो ट्रस्ट भेज जाता है कि हाँ कमाल का ही काम करेंगे। लेकिन संजय लीला बंसाली जी नहीं, उनको हर एक शॉट का डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन चाहिए, फिर वो उस पर विश्लेषण करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, फिर वो सुझाव देंगे, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जो डिस्कशन होती है बिफोर वी इवन टीच द आर्टिस्ट, वो 5 दिन की होती है। सो इट इज सो डिटेल्ड। मैं बताऊं, रामलीला के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं गया था सेट पे शूट करने के लिए, तब कॉस्ट्यूम ब्लैक वाला था, ब्लैक एंड रेड। हमने 2 दिन शूट कर दिया। फिर 2 बजे रात को संजय सर का मैसेज आया, आर यू अवेक? तो मैंने पढ़ लिया। सर हाँ सर, मैं सर ओके कॉल मी। सो मैंने कॉल किया। सर देखिए मुझे गाना मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, तो मुझे डर गया कि मेरा काम पसंद नहीं, कुछ चेंज करें सर? नहीं तुम्हारा काम ठीक है, मुझे कॉस्ट्यूम में मज़ा नहीं आ रहा। दीपिका वो नहीं लग रही है जो मैं चाह रहा हूँ, जो मेरा विजन था वो नहीं आ रहा। तो हम फिर से शूट करेंगे कल। ऐसे कॉस्ट्यूम रातों रात हो जाएगा, मैं आपको अभी भेजता हूँ, आप बोलो एज अ कोरियोग्राफर क्या ये कॉस्ट्यूम ज़्यादा बेटर लगेगा। तो रातों रात दीपिका की जो कॉस्ट्यूम है वो हम लोग शॉट पे, उसने वाइट कपड़ा चढ़ाया है उसी ब्लाउज पर, काले ब्लाउज पर, और उसने मुझे फोटोग्राफ भेजा कि डू यू थिंक वाइट विल लुक बेटर? एंड फॉर मी वाइट इज माई फेवरेट कलर। आई सेड सर दिस विल लुक फिनोमिनल, बिकॉज ब्लैक में वो थोड़ा यू नो इट इज लुकिंग लाइक, इट वाज लाइक अ वेरी राजस्थानी कालबेलिया काइंड ऑफ अ कॉस्ट्यूम। बट ये वाइट में एक अलग ही एक यू नो एक ग्रेस। हाँ, एंड प्लस सी वो ही थिंग्स मेटाफोरिकली। अच्छा, ये सॉन्ग अंग लगा दे इस सुहागरात वाला सॉन्ग,
वो अभी भी शादी करके आए हैं। दोनों के परिवार ने दोनों के भाइयों को मार डाला है। दोनों शोक मना रहे हैं और इस माहौल में दीपिका को रणवीर को रिझाना है और उसको बोलना है कि सब भूल जाओ और हम लोग अपनी दुनिया बनाते हैं। सो इट्स ऑल्सो द सुहाग रात वाला सीन and yet it has to be done very tastefully. For him it was like not black is already first time एक लड़की so white, it should be white. उनके दिमाग में वो चलने लगा कि विजुअल, so he thinks उनके हर सीन में ना एक कलर स्कीम होता है। तो we shot the song all over again 2 days वापस शूट किया हम लोग ने। तो एक अलग ही लेवल का एक कमिटमेंट है और डिटेलिंग होता है और एक इंसान सामने से इतना इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो हमें भी बहुत रुचि होती है कि यार कुछ अच्छा ही बन रहा है। हाँ, जहाँ आपकी काम की सराहना भी हो रही है। हाँ। और आपको समझ में आ रहा है कि अगला बंदा भी आपके साथ उतना ही डूब चुका है, तो मजा आता है काम करने का। और हम भूल जाते हैं कि अभी टाइम हो चुका है, कैसे वक्त निकलता है पता ही नहीं चलता। मुझे पता ही नहीं चला कब। जी का प्यार देखो, सीना भी टट्टार देखो। हाँ, राम जी का प्यार देखो, सीना भी टट्टार देखो। बातें तेज कटार देखो, तेवर की तलवार देखो। अरे यार देखो, पार देखो, यार देखो, पार देखो, दिल से जुड़ो तार देखो। अरे बैर से ये बैर करे, प्रेम की ये ढाल देखो। देखो, 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 देखो। राम जी के ताव देखो, नजर में अलाव देखो। हाँ, राम जी के ताव देखो, नजर में अलाव देखो। खेल कैसे दाव देखो, भरते सारे घाव देखो। अरे हाव देखो, भाव देखो, हाव देखो, भाव देखो, धूप में कल छाव देखो। अरे जो भी सुने गाए झूमे छेड़े ऐसी ताल देखो। देखो, 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 देखो।
सेकेंडली मैं एक और मजे की बात करूंगा, एक चलने का शॉट है, वो लेके धूप लगाती है ओके रणवीर के सर पे, और फिर उसको चल के वापस आना है और बिस्तर पे लेटना है। तो मैंने दिखाया था कि ऐसे जाके ऐसे बैठना है, तो दीपिका ने समझ लिया, लेकिन उनका जो घाघरा था वो सही रूप में बिस्तर पर नहीं आ रहा था। अब हम दीपिका के चेहरे और एक्सप्रेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मैंने वहां पे फोकस ही नहीं की कि घाघरा किस तरीके से बिस्तर पर फैलेगा। उन्होंने एटलीस्ट 10 कट लिए, क्योंकि दीपिका ने सभी एक्सप्रेशन लिया, लेकिन वो घाघरा बराबर नहीं आया बेड पे। ही इज दैट डिटेल। फिर वो दूसरा शॉट जो धुनुची है, उससे जो धुआं निकलता है वो सीजी में नहीं किया है, वो एक्चुअली धुआं निकला है। तो देयर वाज अ असिस्टेंट ओनली फॉर द धुनुची, कि तुम्हें धुनुची, और वो सबसे घबरा हुआ इंसान था, क्योंकि अगर उन्होंने बोला कि धुनुची अगर वो नहीं है और उसका जो धुआं नहीं निकला तो उसको मार पड़ती थी। तो वो सबसे डरा हुआ इंसान हमारे सेट पे वही वाला था, कि अगर वो धुआं नहीं निकला धुनुची से, क्योंकि वो शॉट था कि वो अपने बालों को, धुनुची को अंदर रखती है, वो धूप अपने फेस पे लेती है और वो गा रही है, और वो फेस से फिर वो अपना बालों को सरकाती है, और वहीं से बालों से निकलता हुआ उसको वो धुआं चाहिए था। तो वो शॉट वो इस तरीके से, ताकि वो जले नहीं, और वो कोयला है, और मेकअप भी नहीं, उसमें से चिंगारी निकल जाए, मेकअप क्रैक भी नहीं होना चाहिए। इट वाज सच अ ट्रिकी शॉट। तो बहुत से ही somebody was like that detail, कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो सीजी करवाना नहीं है, मैं लेके रहूंगा, और वो लेके रहे।
जोग लगा दे रे, प्रेम का जोग लगा दे रे। मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। देखिए कितनी बारीक बातें आपने बताई हैं, और हालांकि कोरियोग्राफी सुनने की चीज नहीं, देखने की चीज है। Correct. लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं, हमारे जितने श्रोता हैं वो शायद इसे देख पा रहे होंगे। बहरहाल अब हम एक खास सवाल आपसे करेंगे। शुरुआत में जब आपसे बातचीत शुरू हुई तो आपने कहा कि, जैसे मैंने कहा था कि अभी बहुत से कई आसमान आपको छूने हैं, हाँ। आपने भी कहा कई मकाम हैं। हाँ, क्या क्या सोच रखा है आपने? खाना हाथ में और खाना हलक में बहुत फर्क है। तो मैं सोचता हूँ कि कभी किसी को बताओ मत, क्योंकि फिर आप पे बहुत प्रेशर हो जाता है कि मैंने सबको बताया, अभी तो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि वो सहज रूप में हो जाए, जब हो जाएगा तो हम उसको सामने रख देंगे। अब कोई प्रेशर नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए कि इसने ऐसा बोला था अब क्या हुआ, वो दबाव में नहीं आकर करना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने जो अरमा है वो अपने पास ही रखता हूँ, मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अरमा है। मैं चाहता हूँ कि अपने आप पर, अपने काम पर, अपने आप पर भी, अपने व्यक्तित्व पर भी काम करूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत, मेरा पूरा एक लिस्ट है फ़ोन पे कि इस पर ये साल 2020 में मेरा कोई लिस्ट, मेरा एक बड़ा लिस्ट था। 2021 में मैंने ऑलरेडी मेरा एक लिस्ट बनाया कि किस पर मुझे काम करना है, मेरी निजी लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे सोशल लाइफ में किस तरीके से मुझे काम करना है, कैसे मैं अपने आप को उठकर लेके आना हूँ। बहुत सारे चीजें हैं। 2 सवाल और हैं। हाँ, एक तो बहुत ही इजी है, हाँ। दूसरा बड़ा कठिन है। इजी सवाल यह है कि एक्टिंग करने का इरादा है आपका? हाँ। हाँ, लेकिन वो हीरो वाला नहीं है। नहीं, अब तो खैर आपको कैरेक्टर रोल ही करने पड़ेंगे। मुझे कैरेक्टर रोल ही पसंद है, और मुझे इंटेंस और जो मीनिंगफुल कैरेक्टर्स हैं, जब मैं पंकज त्रिपाठी को देखता हूँ, नवाजुद्दीन को देखता हूँ, या ऐसे कई किरदार हैं जो वो प्ले करते हैं जो हीरो के नहीं है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना बहुत ही सटल परफॉर्मेंस देते हैं और वो दिल चुरा लेते हैं। मेन वन मुझे ज्यादा पसंद है कि मैं सामने ना रहूं, लेकिन साइड में रहकर भी मैं किसी का दिल जीत लूं, वो ज्यादा मुझे पावरफुल लगता है। तो आई फील इट्स नाइस। आई मीन, अगर मेन कैरेक्टर मिल जाए तो ग्रेट, नॉट स्पेशली इफ इट्स इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे ना, मैं भी थोड़ा चूजी हूँ, क्योंकि मुझे अब मेरी फिल्में जो मैं कर रहा हूँ, या मैं एक्टिंग की जो मुझे जो मैं अपने अरमान पूरा करना चाहता हूँ, इट्स नॉट बिकॉज मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, नहीं। मैं फ्री में भी करने के लिए तैयार हूँ, अगर रोल इतना अच्छा हो या जो मेरे दिल के करीब हो। और रोल ऐसा क्यों अच्छा लगेगा मुझे, अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट ना हो। मुझे ब्लैक एंड व्हाइट रोल्स मुझे बहुत ही बकवास लगते हैं। मुझे ग्रे कैरेक्टर के रोल्स बहुत पसंद है। एक इंसान या एक कैरेक्टर में वो सब अच्छा नहीं हो सकता, उसमें शेड्स होने चाहिए, ग्रे होना चाहिए। वो ग्रे एरिया जो है वो हम दिखाते ही नहीं है। हम पिक्चर को बहुत ही, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आजकल दौर में एटलीस्ट फिल्में अच्छी बन रही हैं, बट मुझे वो हीरो विलन बहुत बोरिंग लगता है। अगर ऐसा कैरेक्टर मिल जाए जहाँ पे एक इंसान है, लेकिन तुम्हें पसंद भी है, लेकिन उसमें कोई 2-3 चीजें उसकी खोट भी है, बिकॉज दैट इज नेचुरल। एवरीवन लाइक दिस, खोट तो होती है। एग्जैक्टली। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है ना, जो जनरली फिल्म मेकर्स में कि एक हीरो अच्छा है और ये विलन है, मुझे बहुत ही बकवास लगती है। एंड आई डोंट लाइक दोज रोल्स बिकॉज देयर इज नो चैलेंज एंड देयर इज नोबडी लाइक दैट। इट्स अनरियल, इट्स अ फेरी टेल। तो अगर रियलिस्टिक, अगर ऐसे फिल्में बनती हैं एंड रियलिस्टिक रोल्स, बहुत सारी फिल्में बन रही हैं आज की तारीख में, जैसे अनुराग बासु या अनुराग कश्यप जी जो बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। जोया अख्तर ने बहुत अच्छी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो मुझे बहुत पसंद आई। बहुत सारे अच्छे मीनिंगफुल डायरेक्टर्स हैं, जैसे मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं असगर फरीदी, जो ईरान के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक फिल्म सेपरेशन और एक सेल्समैन बनाई है। अगर उनकी पिक्चरें जब मैं देखता हूँ तो मैं मतलब बोलता हूँ कि ये क्या एक्टिंग है भाई, इतनी नेचुरल, इतने सहज रूप में, लगता ही नहीं कि इनको पता भी है कि कैमरा लगा था। वो वाला एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो सटल रूप में, कि आप इतने खो जाओ वो सीन में कि जो दूसरा सामने वाला जो देख रहा है कि इसको पता भी नहीं कि कैमरा चल रहा है, ये तो ऐसे ही निकल गया। वो वाली फीलिंग आनी चाहिए। इट शुड नॉट फील कि अच्छा ये एक्ट कर रहा है। तो वो एक अलग लेवल का। अब एक बड़ा कठिन सा सवाल है। हाँ। सवाल यह ऐसा है कि जो मैं पूछना चाहता हूँ उसमें जो आदमी एक्टिंग नहीं भी करता उसको भी एक्टिंग करनी पड़ जाती है फिर इस मोमेंट के बाद। अच्छा। और वो है कि शादी के बारे में।
देखिए, मेरी जो विचारधारा है वो बहुत ही अलग है। मैंने कहा है कि मेरी लाइफ में, हमारे फैमिली में सभी, मेरे सातों भाई बहन ने शादी कर ली, उनके बच्चे हैं, लेकिन मेरी माँ को बोली अगर एक तो चाहिए ना जो संतान जो एकदम अलग करे, तो वो मैं हूँ। और कॉल माई सेल्फ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, क्योंकि मेरी जो विचारधारा है कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ जल्दी, किसी के साथ के, किसी इंसान के साथ भी और किसी चीज के साथ भी। मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, और मैं किसी एक के साथ नहीं जुड़ा रख सकता। सो आई नो कि मैं बहुत बोर हो जाता हूँ। तो अगर ऐसा इंसान हो तो फिर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे का जीवन नष्ट कर सकता है। मैं रिलेशनशिप में रहा हूँ और मैंने देखा है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं ये पहले क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि मैं फिक्र ही नहीं करता। मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अपनी मंजिलें पर ज़्यादा अमल करना चाहता हूँ, और मुझे इट्स नॉट कि मुझे किसी का साथ चाहिए। मैं अपने आप खुद, मैंने पूरी लाइफ खुद ब खुद की है, तो मुझे कोई लगता नहीं कि मुझे किसी की इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इमोशनली मैंने अपने आप को संभाला है बचपन से। कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन, उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन। इतनी कुर्बत है तो फिर फासला इतना क्यों है। दिल बर्बाद से निकला नहीं अब तक कोई। एक लुटे घर पे दिया करता है दस्तक कोई। आस जो टूट गई फिर से बंधाता क्यों है। तुम मसरत का कहो या इससे गम का रिश्ता। कहते हैं प्यार का रिश्ता है जन्म का रिश्ता है जन्म का जो ये रिश्ता तो बदलता क्यों है। अब एक और बात है कि आपने अब ये तो तय कर लिया, बता दिया कि ये नहीं करना है, लेकिन आपके अंदर जो कला है, देखिए कला बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे आपकी अलमारी में रखा हुआ आपका धन। करेक्ट। जिस तरह से अलमारी में रखा हुआ धन बाप अपने बेटे को दे के जाता है, उसी तरह से अपने अंदर की कला विरासत में अपने बच्चों को दे के जाता है। तो आप अपनी विरासत किसको देंगे? एक जो आप कह रहे, लोग बहुत कहते हैं हाँ ये जो आपके गुण है वो आ जाएंगे। मैं पूछता हूँ कि मेरे बाप में क्या डांस का गुण था जो मेरे में आ गया? कुछ नहीं था ना, मुझे विरासत में डांस तो मिला ही नहीं, लेकिन एक लगाव आ गया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आप किसी को भी आप अपना मानते हो, और मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, बच्चों जो मेरे साथ सीखते हैं उनको मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन, चीजें जो मैंने सीखा है, समझा है, दे दिया है।
उनको। जो मेरी विरासत है वो वैसे भी मेरी नहीं है, मुझे सौगात में मिली थी, मुझे आशीर्वाद के रूप में मिला था, तो मैं अपने पास नहीं रख सकता उसको। मेरा फर्ज है कि मैं जो मुझे मिला है, जिसकी वजह से मुझे धन संपत्ति और शौहरत मिली है, मैं उसको बांटूं, क्योंकि ये करेंसी है, ये चलनी चाहिए, ये लक्ष्मी है, ये दुर्गा है, ये सरस्वती है, ये एक के पास नहीं देनी चाहिए। ये जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उतना आते जाएगा। इट्स अ कंटिन्यूअस फ्लो। तो मैंने बहुत लोगों को अपना माना है, और बहुत लोग जैसे शक्ति हो, पुनीत हो, बहुत बड़े बड़े, ये तो फिर भी जाने माने लोग हैं जो पर्दों में दिखाई देते हैं, बट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, जिन्होंने मुझसे सीखा है और जो आगे लेके जा रहे हैं। और अगर वो उसकी बात कर रहे हैं तो उसकी कोई कमी नहीं है। मैं किसी को भी अपना मना सकता हूं और उसको बता सकता हूं, अगर उसको इंटरेस्ट है या उसको सीखना है। मैं अपने पास रखना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि हम क्या है, हम तो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा काम है या जो हमने दिया है, जो हमने समझा है, वही हमें बांटना है। हम एक खुशबू की तरह आए हैं और खुशबू की तरह चले जाएंगे। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे। कि प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन आप खुशबू की तरह तो अभी नहीं जाने देंगे हम आपको। एक सुरीली खुशबू जरूर हम चाहता हूं कि आप फैलाएं। यहाँ पे क्या लगता है आपको कि ये जो इतनी लंबी बातचीत जो हुई, अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें आपने आज विविध भारती के श्रोताओं के साथ बांटी हैं। पहले तो ये बताइए कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा। जिस तरीके से आपने माहौल पैदा किया है, जो कंफर्ट लेवल आपने पैदा किया, कि मैं भी खुल गया, मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाया। कभी कभी बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर्स होते हैं, लेकिन कभी कभी आप
फील करते हैं कि नहीं, आप अगर जो आपका सत्य है, अगर आप प्रेम से बात करें और जो सामने वाला भी है जो आपको कंफर्ट महसूस कराए, तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल करवाया। और जो सवाल जो आपने पूछे वो बहुत ही कुछ निजी थे, कुछ प्रोफेशनल थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा और जिस तरीके से आपने इसको गाइड किया बहुत मज़ा आया। और ऑल्सो मैं बहुत ओवरवेल्म हो चुका हूँ बिकॉज विविध भारती ये शब्द मेरे बचपन से जुड़ा है। बिकॉज हम से रेडियो सुनते थे। आजकल के बच्चे शायद ये बहुत कम सुनने में आएगा कि विविध भारती, जो मिलेनियल्स बोलते हैं ना हम, उनको क्या है विविध भारती क्या है, लेकिन हमें पता है कि इसकी अहमियत क्या है बिकॉज हम ये सुनते आ रहे हैं। तो फॉर मी व्हेन जब आपका कॉल भी आया ना, तो मैंने इमीडिएटली बोला हाँ 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 मुझे जाना है। क्योंकि इतनी ये जो आपकी जो विरासत है, जो ये जो आपकी जो परंपरा है जो चली आ रही है 1957 से, एक अलग ही परंपरा है और इसके साथ जुड़ना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहाँ एक मैं चाहता हूँ, वो एक सुरीली खुशबू की जो मैं बात कर रहा था, हाँ। आपको क्या लगता है यहाँ कौन सा गाना हमें सुनना चाहिए? कौन सा गाना जो एकदम लोगों को खुश कर देना? है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मी से बेगाना, फलक से जुदा। अजब है दीवाना, न दर्द न ठिकाना, ज़मी से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा।
कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। जमाने भर का नकारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। इस गाने में एक लाइन थी, न जाने किस पे आएगा। करेक्ट। आपका दिल तो अब छोड़ देते हैं, हम बहुत पे आया और अपनी जगह पे आया है और चला गया अभी, और फिर वापस अपनी जगह पे आ गया। हाँ। लेकिन एक खास बात है, हमारे जितने सुनने वाले हैं सबका दिल आप पर आ गया। अरे क्या बात है। और फिलहाल तो मेरा मन तो नहीं हो रहा, इतनी लंबी बातचीत के बाद भी लगता है बैठ के बात करते रहे आपसे। लेकिन आज के लिए हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर एक बार एक किसी और आसमान पे जब आप पहुंच जाएंगे, तब हम आपसे फिर एक और मुलाकात करेंगे। जरूर और आज तमाम सुनने वालों की तरफ से मैं अमरकांत आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहता हूं, और ये हमारी बहुत खुशनसीबी रही कि आपने न सिर्फ टाइम दिया बल्कि इतने इत्मीनान से इतनी सारी बातें की। बहुत बहुत धन्यवाद अमरकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया ताकि मैं दिल खोल के बात करूं। तो शुक्रिया, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही एंडियरिंग है। जब प्यार सामने से आता है तो एक इंसान भी खुल जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर द लव। और सभी जो सुनने वाले हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, आप ज़रूर ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। और आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे सर पे अगर रहा तो बहुत सारे जो मकाम है ज़िंदगी में मैं ज़रूर हासिल करना चाहूँगा आपके आशीर्वाद से।
आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।